वेलकम बैक आपके अपने चंदन क्लासेस में। हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं और मध्यकालीन इतिहास में हम लोग दिल्ली सल्तनत को लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि हम लोग ने कल और परसों के लेक्चर में दिल्ली सल्तनत की प्रमुख विशेषताएं पढ़े हैं। आज से हम लोग विजयनगर समाज की ओर चलेंगे और आज विजयनगर समाज और इसके पहले वंश संगम वंश को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ हमको वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है विजयनगर समाज। विजयनगर समाज की बात करें तो इसमें प्रमुख रूप से 4 वंश होते हैं जो कि 300 वर्षों तक लगभग दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य में रहते हैं। तो चलिए इनके प्रमुख राजवंशों और उनके शासकों को देख लेते हैं। विजयनगर समाज के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे हम इनके वंशों को पढ़ेंगे। तो अगर स्थापना की बात करें, थोड़ा सा ओवरव्यू बना लेते हैं। तो इस स्थापना के समय में क्या हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1325 में बहाउद्दीन गुरशब का विद्रोह हुआ। मोहम्मद एमबीटी के समय में 1325 में बहाउद्दीन गुरशब का विद्रोह हुआ। बहाउद्दीन गुरशब जो था वो जाके कंपली, जो कि ओनेगोंडी, कंपली को ही ओनेगोंडी कहते हैं, जो कंपली ओनेगोंडी कर्नाटक में शरण ली। कंपली जिसे ओनेगोंडी कहते हैं जो कि कर्नाटक में है, उसमें जाकर इसने शरण ली। माना जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कंपली ओनेगोंडी कर्नाटक पर आक्रमण किया। कंपली को ही ओनेगोंडी कहते हैं, ओनेगोंडी जो आपके कर्नाटक में है, आधुनिक कर्नाटक में है, पर आक्रमण किया तथा हरिहर व बुक्का नाम के 2 भाइयों को बंदी बनाया। माना जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कंपली पर आक्रमण किया तथा हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों को बंदी बनाया। हरिहर तथा बुक्का वारंगल के काकतीय वंश के, ये भी माना जाता है कि हरिहर तथा बुक्का वारंगल के काकतीय वंश के सामंत थे। सामंत मतलब दास को कहते हैं, सामंत को दास कहते हैं। तो माना जाता है कि हरिहर तथा बुक्का वारंगल के काकतीय वंश के सामंत थे। कालांतर में हरिहर तथा बुक्का ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया। उस टाइम में जो कहते हैं जब ये लेकर गया एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक ने, तो कालांतर में हरिहर तथा बुक्का ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया तथा मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दक्षिण को इसे पुनः वापस भेज दिया। जहाँ पर गुरु विद्यारण की प्रेरणा से हिंदू धर्म स्वीकार कर 1336 में इसने विजयनगर की नींव रखी। जहाँ पर गुरु विद्यारण की प्रेरणा से हिंदू धर्म स्वीकार कर 1336 में विजयनगर की नींव रखी। तो ये विजयनगर स्थापना का कारण रहता है, कैसे इसकी स्थापना होती है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। विजयनगर पर 4 राजवंशों ने 300 वर्षों तक राज किया। विजयनगर पर जो होता है आपके, वो 4 राजवंशों ने लगभग 300 वर्षों तक राज किया। पहला जो आपका आएगा वो संगम वंश। हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने इसकी स्थापना की। इसके जो प्रमुख होते हैं वो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 1336 से 1485 लगभग 149 वर्षों तक इसके शासक रहे हैं संगम वंश के। उसके बाद आपका आता है सालुब वंश का जो संस्थापक होते हैं, प्रमुख होते हैं, वो सालुब नरसिंह। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 1485 से 1505 अर्थात 20 वर्ष तक इसने शासन किया। इसके बाद आता है आपका तुलुब वंश ने वीर नरसिंह, इसके जो संस्थापक रहते हैं वो वीर नरसिंह। इसका जो टाइम पीरियड होता है 1405 से लगभग 1570 65 वर्ष। इसके बाद जो होता है आपका आता है अराबिडो वंश के प्रमुख होते हैं तिरुमल्क, जो संस्थापक होते हैं वो तिरुमल्क। और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 570 से 1652 अर्थात 82 वर्षों तक। एक एक करके हम दो या 3 वीडियो में इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आते हैं कि कौन से चीनी यात्री कौन से आए, इनके वंश में कौन से प्रमुख दरबारी कवि थे। तो वो इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से, जो कि आप किसी भी एग्जाम का पेपर तैयारी कर रहे हैं। तो ये आगे हम 1-2 वीडियो में इसको भी अच्छे से कवर कर लेंगे। तो चलिए आज हम संगम वंश को पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे संगम वंश को। तो संगम वंश का क्या इतिहास होता है ये जानते हैं। चलिए, तो 1336 में संगम के पुत्र 1336 में संगम के पुत्र हरिहर तथा बुक्का, जो हरिहर और बुक्का होते हैं वो संगम के पुत्र होते हैं। बुक्का फर्स्ट ने अपने पिता की स्मृति कंपली ओनेगोंडी कर्नाटक में संगम वंश की नींव रखी। अर्थात कंपली में ही इसने संगम वंश की नींव रखी अपने पिता की याद में, हरिहर और बुक्का भाइयों ने। माना जाता है कि मध्यकालीन भारत का प्रथम सहशासन का उदाहरण था। सहशासन मतलब 2 लोग मिलकर, जैसे 2 भाई हैं वो आपस में मिलकर शासन करें, साथ में गद्दी पर बैठे, तो उसको सहशासन कहा जाता है। तो ऐसा ये मध्यकालीन भारत का प्रथम सहशासन था। हरिहर और बुक्का दोनों भाई साथ मिलकर शासन करते हैं। अब आगे जानते हैं कि एक प्रमुख जो इसके शासक हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं, संगम वंश के प्रमुख शासक के बारे में। तो आपका पहला आता है हरिहर प्रथम, जिसका टाइम पीरियड होता है 1336 से 1356। पहले इसकी राजधानी जो थी ओनेगोंडी रहती है। फिर द्वितीय राजधानी जो इनकी होती है वो विजयनगर हम्पी होती है। द्वितीय राजधानी जो होती है विजयनगर हम्पी को भी हम डिटेल में पढ़ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
तो प्रथम राजधानी जो इसकी होती है वो ओनेगोंडी, और द्वितीय जो इसकी राजधानी बनती है वो विजयनगर हम्पी होती है। तो ये हो सकता है संगम वंश से पूछ लिया जा सकता है आपसे कि प्रथम राजधानी क्या थी संगम वंश की, तो उसको याद रखिएगा ओनेगोंडी होती है, उसके बाद विजयनगर हम्पी स्थानांतरित हो जाती है। इसके समय में ही 1347 में बहमनी समाज का उदय हो जाता है। इसके समय ही 1347 में बहमनी समाज का उदय हो जाता है। बहमनी समाज को भी हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके समय में ही 1347 में बहमनी समाज का उदय होता है। इसमें किसी भी प्रकार की उपाधि धारण नहीं की। जो ये दोनों हरिहर प्रथम और हुक्का फर्स्ट, ये दोनों किसी भी प्रकार की जो होते हैं उपाधि धारण नहीं करते, क्योंकि ये लोग अपनी उस टाइम स्थापना ही होता है। अगर ये ऐसा, और दिल्ली सल्तनत की बात करें तो उस टाइम मोहम्मद बिन तुगलक शासक रहता है, तो बहुत ही शक्तिशाली शासक रहता है, तो जिसके कारण इसने कोई भी उपाधि नहीं हुई, अपने आप को हाईलाइट नहीं करते हैं और ये सीधा बहुत ही सीधे तरीके से राज करते हैं, शासन करते हैं। तो इसने किसी प्रकार की उपाधि धारण नहीं की। फिर आगे आपका था बुक्का प्रथम का शासन टाइम पीरियड जो होता है 1356 से 1377 के बीच होता है। ये थोड़ा सा इसके जो प्रमुख शासक रहता है संगम वंश का, जो इसका टाइम पीरियड होता है 1356 से 1370 रहता है। इसकी जो प्रमुख उपाधि मिलती है इसे तीन समुद्रों का स्वामी पूछा गया इंपॉर्टेंट में, तो इसे कहते हैं 3 समुद्रों का स्वामी बुक्का प्रथम को उपाधि मिली है। उसको वेद प्रतिष्ठपक भी इसकी उपाधि है। इसका जो पुत्र होता है कंपन को इसने मदुरै विजय की ओर भेजता है। मदुरै विजय की ओर अपने पुत्र को कंपन को भेजता है। कंपन की पत्नी जो होती है गंगा देवी ने मदुरै विजयन नामक पुस्तक लिखी है। इसने अपनी विदेश नीति के विस्तार हेतु एक दूत मंडल जो है चीन भेजा। इसने अपनी विदेश नीति के विस्तार में हेतु एक दूत मंडल चीन भेजा। इसके जो दरबारी कवि होते हैं विद्वान सायड होने वेदों का टीकाकरण किया, अर्थात कोई बहुत बड़ी पुस्तक हो या बहुत ज़्यादा उसको ब्रीफ में लिखना, शॉर्टकट लिखना, तो इसको सायड कहते हैं। बहुत ही विद्वान कवि रहते हैं सायड। आगे चलकर प्रधानमंत्री के पद पर भी नियुक्त होते हैं। तो दरबारी कवि इसके जो होते हैं विद्वान सायड वेदों का टीकाकरण करते हैं। इसके बाद आता है आपका शासक हरिहर द्वितीय का जो टाइम पीरियड होता है वो 1377 से 1406। हरिहर द्वितीय का जो टाइम पीरियड होता है वो 1377 से 1406। विजयनगर का प्रथम शासक जिसने राजधिराज तथा राजा परमेश्वर की उपाधि धारण की। तो विजयनगर का प्रथम शासक होता है जिसने उपाधि धारण की, ये उपाधि धारण करता है राजाधिराज तथा राजा परमेश्वर की उपाधि धारण की। इसने बहमनी शासक मोहम्मद शाह द्वितीय से गोवा तथा बेलगांव छीन लिया। इसने जो है बहमनी शासक मोहम्मद शाह द्वितीय से गोवा तथा बेलगांव छीन लिया। सायड रहता है, विद्वान रहता है, वो इसके समय प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच जाता है, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त होता है। फिर आता है आपका देवराय प्रथम का जो टाइम पीरियड होता है वो 1406 से 1422 के बीच रहता है। इसने एक मुख्य युद्ध लड़ा था सोनार की पुत्री का युद्ध। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से सोनार की पुत्री का युद्ध, ये जो लड़ता है बहमनी सुल्तान फिरोज शाह तथा देवराय फर्स्ट के मध्य होता है। माना जाता है कि इस युद्ध में ये हार जाता है और अपनी पुत्री का शादी करता है सुल्तान फिरोज शाह से, और लगभग एक प्रमुख जो इस टाइम का शासन रहता है बांकापुर, उसको दहेज में देता है। इस युद्ध में देवराय फर्स्ट की पराजय होती है। देवराय फर्स्ट ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह के साथ कर देता है तथा बांकापुर दहेज में देता है। इसने हरिहर तथा तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर सिंचाई की नहरें निकाली। तो इंपॉर्टेंट की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगले शायद बीपीएससी में इसे पूछा भी गया इस क्वेश्चन से। तो इसने हरिहर तथा तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर सिंचाई के लिए नहरें निकाली। इसके समय इटली यात्री निकोलो कांटी ने विजयनगर की यात्रा की। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नाम याद रखिएगा। सोनार की पुत्री का युद्ध भी इंपॉर्टेंट है देवराय प्रथम से। और निकोलो कांटी जो विजयनगर की यात्रा पर आता है इसके समय इटली यात्री, तो इसके समय ही देवराय फर्स्ट के समय पे ही आता है। ये इंपॉर्टेंट है। दरबारी कवि श्रीनाथ हरिबिलास का लेखक, बहुत ही विद्वान रहते हैं, प्राकंड विद्वान रहते हैं। और देवराय द्वितीय, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। दरबारी कवि जो है श्रीनाथ या हरिबिलास का लेखक होता है। इसके मृत्यु के बाद छोटे छोटे शासक आते हैं, रामचंद्र तथा विजय फर्स्ट नामक 2 कमजोर शासक होते हैं। इसके बाद जो प्रमुख आता है देवराय द्वितीय, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण शासक रहता है। इसके टाइम में विस्तार इसने जो है अपने राज्य की विस्तार किया, यहाँ तक कि श्रीलंका तक इसने अपने राज्य को फैलाया। तो देवराय द्वितीय 1422 से 1446 का टाइम पीरियड रहता है। इसको उपाधि जो इसकी मिलती है गज बेंटकार, हाथियों का शिकारी, या संगम वंश का महानतम शासक था। देवराय द्वितीय जो है वो संगम वंश का महानतम शासक था। इसके समय विजयनगर की सीमा सिलोन श्रीलंका तक फैल गई। जो देवराय द्वितीय होता है यह संगम वंश का महानतम शासक था। इसके समय जो है विजयनगर की सीमा सिलोन श्रीलंका तक फैल गई। इसने 2000 तुर्की धनुधरों को सेना में शामिल किया। इसके दरबारी कवि रहते हैं दिनदिमा। इसके दरबारी कवि होते हैं दिनदिमा और कवि श्रीनाथ, जिसके बारे में बात कर रहे थे इससे पहले। इसके दरबारी कवि दिनदिमा और कवि श्रीनाथ ने
कवि श्रीनाथ ने इसे शास्त्रार्थ में पराजित किया। जो दिनदिमा को कवि श्रीनाथ ने शास्त्रार्थ में पराजित किया, इसलिए इसने श्रीनाथ को कवि सार्वभौम की उपाधि दी। सबसे बड़ा कवि, मतलब भूमि पर सबसे बड़ा कवि, सार्वभौम की उपाधि दी। इसके समय ईरान के मिर्जा शाहरुख का राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर, तो याद रखिएगा जो आपका देवराय फर्स्ट था उसके समय इटली का राजदूत निकोलस टांकी, क्या नाम रहता है इसका, निकोलस कांटी, इटली का यात्री जो होता है निकोलस कांटी आता है। और इसके देवराय द्वितीय के टाइम में इसके समय ईरान के मिर्जा शाहरुख का राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर आता है। अब्दुल रज्जाक जो है विजयनगर आता है। इसके बाद आपका आता है मल्लिकार्जुन का जो टाइम पीरियड होता है वो 1446 से 1465। इसके समय महुयान नामक चीनी यात्री विजयनगर आया। हम जो चीनी है जो भी यात्री आते हैं, जब इसको विजयनगर को समाप्त करेंगे, थोड़ा सा एक टॉपिक बनाकर इसको पढ़ लेंगे कि कौन से प्रमुख यात्री किसके समय में आए, तो इसको भी ये पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पे भी इसको हम पढ़ लेते हैं। तो मल्लिकार्जुन के समय, इसके समय महुयान नामक चीनी यात्री विजयनगर आए। फिर आपका जो अंतिम शासक आता है वो विरूपाक्ष द्वितीय, जो संगम वंश का अंतिम शासक होता है वो विरूपाक्ष द्वितीय 1465 से 1485 तक इसका शासक रहता है। ये संगम वंश का अंतिम शासक होता है। पुर्तगाली लेखक है नूनीज के अनुसार विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या इसके पुत्र ने कर दी, जिससे कि राज्य में बहुत ज़्यादा अराजकता फैल जाती है। और इसी का फायदा उठाकर चंद्रगिरी के राज्यपाल सालुब नरसिंह ने सत्ता को धारण कर लिया। विरूपाक्ष द्वितीय का पुत्र ने इसकी हत्या कर दी। इसके पुत्र ने करी था। राज्य में अराजकता का फायदा उठाकर चंद्रगिरी के राज्यपाल सालुब नरसिंह ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। इस घटना को प्रथम बलाह प्रहार कहा जाता है। आगे हम कल से पढ़ेंगे सालुब वंश को पढ़ेंगे। सालुब वंश बहुत ही कम समय तक रहता है, 20 वर्ष तक। इसका तुलुप वंश को पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आता तो कम से कम 1 या 2 स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आप अभी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में आपका बेल आइकन है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।